दोस्तों, ये ऑस्कर विनिंग मूवी 1823 साल की एक सच्ची घटना पे आधारित है, जहां मूवी की शुरुआत में हमें ह्यू ग्लास और उसकी फैमिली दिखाई जाती है। उसकी फैमिली के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिस दौरान ह्यू ग्लास की वाइफ की डेथ हो जाती है, लेकिन ह्यू ग्लास और उसका बेटा हॉक बच जाता है। उसके बाद हमें 1823 साल का सीन दिखाया जाता है, जहां जंगल में कई सारे लोग थे। उनमें ह्यू ग्लास और उसका बेटा हॉक भी मौजूद था। ये लोग हंटर्स थे जो किसी कंपनी के लिए काम करता था। उन लोगों का काम था जंगल के जानवरों को मार के उसका खाल उतारना और उन्हें कंपनी के पास बेच देना। तब उन लोगों की पूरी टीम के ऊपर उस जंगल के कुछ आदिवासी हमला कर देते हैं, जिससे बहुत सारा टीम मेंबर्स मारा जाता है, क्योंकि आदिवासियों की सरदार की बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और आदिवासियों को शक था कि ये काम ग्लास की टीम मेंबर्स का ही है। इस हमले में ग्लास की टीम की बहुत सारे मेंबर्स की डेथ हो जाती है और बाकी बचा 10 लोग उनकी नाव से पानी के रास्ते से भागने लगता है। वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन इससे खतरा टला नहीं है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि ये पूरा इलाका आदिवासियों का है और वो लोग कहीं न कहीं से उन लोगों की नाव के ऊपर नजर रख रहे हैं और किसी भी वक्त उन लोगों के ऊपर हमला हो सकता है। सारे टीम मेंबर्स डरा और सहमा हुआ होता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करें। तब टीम का कैप्टन ग्लास से पूछता है कि हम यहाँ से कैसे बच के निकल सकते हैं, और ग्लास बोलता है कि हमें पानी के रास्ते से नहीं बल्कि जमीन के रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर इस बात का विरोध करते हुए कहता है कि अगर हम जमीन के रास्ते से जाए तो आदिवासी हमें बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। तब उनका टीम का कप्तान कहता है कि ग्लास इस जगह से बहुत ही अच्छे से वाकिफ है और अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें यहाँ से बचा के ले जाए। और फिर वो लोग जमीन के रास्ते से चलना शुरू करता है और उन लोगों की नाव को पानी में खुला ही छोड़ देता है, ताकि आदिवासियों को उनका नाव बहुत आगे मिले। और तब तक ग्लास और उसका टीम बहुत दूर निकल जाएगा। वो लोग वहाँ नाव से उतर के अपने कुछ खाले पत्थरों के नीचे छुपा देता है, जो उन लोगों ने जंगली जानवरों का हंटिंग करके कलेक्ट किया था, क्योंकि इन खालों को अपने साथ लेके जाना बहुत भारी होता है, जिससे उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इसके अलावा भी जमीन के रास्ते से जाने में हफ्ते भर का टाइम लग जाएगा और उन खालों को वो लोग फिर कभी आके निकाल के ले जाएगा। वो लोग जंगल के रास्ते से अपना सफर शुरू करता है। सर्दी आने वाली होती है और वहाँ का ठंड बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए हर कोई ठंड से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। जंगल के रास्ते से चलते चलते रात हो जाता है और वो लोग एक जगह पे आग जला के सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं आदिवासिया उनके छोड़े हुए नाव को ढूंढ लेता है और उसमें आग लगा देता है। यानी कि ग्लास का जमीन के रास्ते से चल के जाने का डिसीजन बिल्कुल ही सही था। तब उन आदिवासियों में से एक ग्लास और उसकी टीम का नॉर्थ की तरफ जाने का दावा करता है, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ उन लोगों का पैर की निशान देखता है और आदिवासी नॉर्थ की तरफ उन्हें ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है। और ग्लास और उसकी टीम जंगल के रास्ते से लगातार बढ़ रहे होते हैं। दिन भर पैदल चलने के बाद जब रात हो जाता है तब वो लोग एक जगह सो जाता है। सुबह सुबह ग्लास सबसे पहले उठ जाता है और अपना गान लेकर जंगल में टहलने चले जाते हैं। तब कुछ दूरी पर उसे कुछ भालू के बच्चे दिखाई देता है और वो कुछ सोचने और समझने से पहले एक भालू उस पर अटैक कर देता है। भालू की अटैक की वजह से उसके हाथ से उसका गन नीचे गिर जाता है और भालू उसे बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। जब भालू उस पर अटैक करना बंद कर देता है तब वो किसी तरीके से अपनी गन ले लेता है। जब भालू उस पर दूसरी बार अटैक करने आता है तब वो भालू के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन इस गोली से भालू को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा वो भालू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बार भालू ग्लास के ऊपर इतना ब्रूटली अटैक करता है कि उसका गला ही फाड़ देता है। भालू की अटैक की वजह से ग्लास अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और दर्द से करहा रहा था। दूसरी बार अटैक के बाद जब भालू फिर से पीछे हट जाता है तब जैसे तैसे करके ग्लास अपना खंजर निकालता है और जब तीसरी बार भालू उस पे अटैक करता है तब ग्लास भालू को पकड़ के कई बार खंजर मारता है। उसके बाद वो दोनों एक ढलान से नीचे गिर जाता है और वो भालू जाकर ग्लास के ऊपर गिरता है। ग्लास की खंजर मारने की वजह से वो भालू अब मर चुका होता है और ग्लास भी मरने की हालत में था। भालू ने उसका गला बहुत ही बुरी तरीके से फाड़ दिया था और उसे बहुत ही गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वो दर्द के मारे करहा रहा था। तब उसका टीम मेंबर्स आके देखता है कि ग्लास एक भालू के नीचे गिरा हुआ है। वो लोग जैसे तैसे करके भालू को हटाता है और ग्लास को अपने साथ ले जाता है। ग्लास की हालत बहुत ही खराब हो चुका होता है और वो बात भी नहीं कर पा रहा होता है। भालू की अटैक की वजह से ग्लास का एक पैर भी टूट चुका है। अब वो चलना तो क्या खराब ही नहीं हो सकता है।
तब टीम के कैप्टन ग्लास को किसी तरह से बेहोश करता है और उसके जख्मों को सिलने और मरहम पट्टी करने लगता है। उसकी टीम में से एक का मानना होता है कि ग्लास 1 घंटा भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदिवासियों को ग्लास की टीम के कुछ खाले मिल जाती है, जिन्हें बेच के वो लोग घोड़ा और गान ले लेता है। यानी कि जो आदिवासी उन पे तीर और कमान से हमला करते थे, अब उनके पास घोड़ा और गान भी होता है। ग्लास को लेके वहाँ एक रात रोकने के बाद उसका टीम मेंबर उसे एक लकड़ी के स्ट्रेचर में लटा के अपना सफर शुरू करता है। वो लोग बारी बारी से बदल के ग्लास को बहुत दूर तक ले जाता है, लेकिन एक जगह ऐसा आता है जहाँ ग्लास को लेके जाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि वो जगह ऐसा था कि वहाँ अकेला आदमी भी ठीक से चढ़ नहीं सकता था। तब कैप्टन अपना एक आदमी फ्रिज से ग्लास के मुंह में कपड़ा रखने के लिए कहता है, क्योंकि कैप्टन उसे गोली मारने वाला होता है। तभी ग्लास का बेटा हॉक कैप्टन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तब कैप्टन उसे गोली नहीं मारता है, क्योंकि ग्लास की वजह से ये लोग आज जिंदा होते हैं। तो कैप्टन अपने लोगों से कहता है कि जो यहाँ ग्लास के साथ रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन 4 कंपनी की तरफ से $70 का कैश प्राइज दिया जाएगा। एक्चुअली कैप्टन एक अच्छा इंसान होता है और वो चाहता है कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले और डेथ की बाद उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से हो। कैप्टन सोचता है कि ग्लास ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। तब उसका बेटा हॉक कहता है कि मैं रुकूंगा, और उनकी टीम से एक और लड़का भी कहता है कि मैं भी रुकूंगा, चाहे मुझे $70 मिले या ना मिले। तभी इनके टीम के एक दूसरा बंदा जिसका नाम फ्रीज होता है, वो कैप्टन से कहता है कि $70 बहुत ही कम है। तब कैप्टन कहता है ठीक है, $100। तब फॉग और वो दूसरा लड़का कहता है कि चाहो तो तुम हमारे पैसे भी रख लो, और फिर फ्रीज वहाँ रहने के लिए राजी हो जाता है। फ्रीज, हॉक और वो दूसरा लड़का ग्लास को लेकर वहाँ रह जाता है और बाकी सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब एक शाम को जब हॉक और वो दूसरा लड़का कहीं गया हुआ होता है, तब फ्रीज ग्लास से कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं हो, तुम्हारे जिंदा रहने से हम सबकी जान खतरे में आ सकती है और तुम्हारे बेटे का भी, क्योंकि आदिवासी अगर यहाँ पहुँच गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हमारे नाक से अपने बेटे के बारे में सोचो। और अब मैं तुम्हारे नाक और मुंह बंद करने जा रहा हूँ, अपने आंखें झपका के मुझे ऐसा करने की अनुमति दो। तब ग्लास एक बार अपना पलक झपकाता है और फ्रीज एक कपड़े से ग्लास का नाक और मुंह बंद कर देता है, जिससे ग्लास तड़पते हुए मरने लगता है। और तभी वहाँ पे हॉक आ जाता है और वो ये सब कुछ देख के हैरान रह जाता है। हॉक फ्रीज के सर पे एक वार करके फ्रीज को ऐसा करने से रोक लेता है। फ्रीज तब हॉक को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हॉक फ्रीज की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। तब फ्रीज एक चाकू से हॉक को मार देता है। अपने बेटे की मौत ग्लास अपने आंखों के सामने देख रहा था और तड़प रहा था। वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसके शरीर के सारा हिस्सा जख्मों से भरा और टूटा हुआ था। ग्लास चीख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरीके से फाड़ दिया था। हॉक को मारने के बाद फ्रीज उसकी बॉडी को एक ढलान के पीछे छुपा देता है, ताकि जब वो तीसरा बंदा आए तब उसे कुछ भी पता ना चले। जब वो तीसरा लड़का आता है तब ग्लास उसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। रात होता है और वो लोग वही सो जाता है। अगली सुबह फ्रीज उस लड़के को कहता है कि उसने 20 आदिवासियों को खाई के रास्ते से इधर आते हुए देखा है और बेहतर होगा कि यहाँ से भाग चले। तब वो कहता है कि हॉक कहाँ है, और फ्रीज कहता है कि वो कहीं पे गया होगा और अगर वो जिंदा होगा तो वो हमें ढूंढ लेगा। और फिर वो लड़का कहता है कि ग्लास अभी भी जिंदा है और हमने कैप्टन से वादा किया है कि हम उसका अंतिम संस्कार पूरा करके लौटेंगे। तब फ्रीज ग्लास को जानवरों की तरह खींचने लगा और ले जाके एक गड्ढे में डाल दिया। वो लड़का उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब फ्रीज कहता है कि एक दिन न एक दिन तो वो मरने ही वाला है। और फिर फ्रीज ग्लास के ऊपर थोड़ा बहुत मिट्टी डाल देता है और उस लड़के को यहाँ से चलने के लिए कहता है। वो लड़का ग्लास को ऐसे छोड़ के यहाँ से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फ्रीज की बातों में यकीन करके वो भी यहाँ से चल देते हैं। जाते वक्त वो लड़का एक बोतल ग्लास के ऊपर रखता है और उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि ग्लास को ऐसे छोड़ के जाना कहीं न कहीं उसके दिल पे लग रहा था। अब ग्लास वहाँ अकेला था, वो तड़प रहा था। वो बहुत देर तक उस गड्ढे में पड़ा हुआ था। फिर वो हिम्मत जुटा के बहुत कोशिश और तकलीफों से उस गड्ढे से निकलता है और फिर जमीन पे रेंगते रेंगते अपने बेटे के पास जाता है। वो अपने बेटे के मरे हुए बॉडी पे सर रख के बहुत रोता है। उसके बाद ग्लास को बहुत भूख लगता है। वो रेंगते रेंगते एक जगह जाता है जहाँ एक जानवर का कंकाल पड़ा हुआ था। वो उसमें से कुछ मांस निकालता है और उसे खा लेता है। उसके बाद वो रगड़ता हुआ घसीटता हुआ एक पहाड़ी के ऊपर जाता है और ऊपर से देखता है कि नीचे एक नदी बह रहा है। और फिर वो ऐसे रेंगते हुए उस नदी के पास जाता है और जब वो पानी पीता है तब उसके गले से वो पानी निकल जाता है, क्योंकि उसका गला बुरी तरीके से फाड़ा हुआ था। ग्लास के पास बंदूक के कुछ बारूद होते हैं, उनमें से कुछ बारूद को ग्लास अपने गले में लगा देता है जहाँ कटा हुआ था, और बाकी कुछ बारूद से आग लगाता है और फिर उस आग को अपने गले में लगा देता है। गले में बारूद होने की वजह से आग लगते ही वहाँ एक चिंगारी सुलगता है
जिससे ग्लास बेहोश हो जाता है। ग्लास ऐसा इसलिए करता है ताकि आग लगने की वजह से गले की कटे हुए हिस्से जल के आपस में चिपक जाए। उसके बाद ग्लास कई दिनों तक उस नदी के पास ही रहता है। वो वहाँ पानी पीकर घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। लेकिन एक दिन वो आदिवासी उस नदी के किनारे आ जाता है। वो ग्लास को पकड़ने ही वाला था, लेकिन ग्लास नदी पे छलांग लगा देता है और पानी के बहाव ग्लास को नदी की दूसरा ओर ले जाता है और तब वो वहाँ ही कुछ दिनों तक रहने लगता है। ग्लास वहाँ रहते हुए कई दिन हो चुका था और उसका घाव भी ठीक होने लगा। अब वो अपने पैरों पे थोड़ा बहुत चल फिर सकता था। वो वहाँ पानी, घास और नदी से मछली खाकर जिंदा रहता है, लेकिन उसे जरूरत के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा होता है। दूसरी तरफ फ्रिस और वो लड़का अभी भी जंगल के रास्ते से चल रहा होता है। तब फ्रिस की बातों से उस लड़के को पता चल जाता है कि फ्रिस ने तब झूठ कहा था। उन्होंने किसी आदिवासी को वहाँ नहीं देखा था और फ्रिस की झूठ की वजह से वो लोग ऐसी हालत में ग्लास को वहाँ छोड़ के आ गया। तब वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और फ्रिस को गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन फ्रिस उससे गन छीन के अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर देता है। उस तरफ ग्लास जहाँ रह रहा था, एक रात को वहाँ से थोड़ी दूर में ग्लास आग जलता हुआ देखता है। ग्लास जैसे तैसे करके वहाँ जाता है और देखता है कि एक इंसान ने एक बड़ा सा शिकार किया है और वो उसे खा रहा है। ग्लास को देखते ही वो इंसान ग्लास के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तब ग्लास इशारों में उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तब वो इंसान उसे कुछ मांस देता है। ग्लास उससे कहता है कि मुझे चोट लगी है, मेरे ऊपर भालू ने हमला किया है, मेरे साथियों ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है और मेरे साथियों में से एक ने मेरे बेटे को भी मार दिया। और वो जो इंसान था जिसने ग्लास को खाना दिया था, उसका पूरा फैमिली को भी सियोक्स के लोगों ने मार दिया था। वो आदमी कहता है कि इस बात से उसका खून जलता है, लेकिन प्रतिशोध लेना ईश्वर के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं। वो आदमी ग्लास से और कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। और फिर ग्लास और वो आदमी दक्षिण की तरफ सफर शुरू करता है। उस आदमी के पास एक घोड़ा होता है जिससे उनका सफर और भी आसान हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रिस और वो लड़का एक गांव से होकर गुजरता है जहां पूरी गांव को किसी ने तबाह कर दिया था। उन दोनों को वहां 2 घोड़े मिल जाता है और घोड़े में बैठ के वो लोग अपना लक्ष्य में पहुंच जाता है। वो लोग अपने कैंप में घुसने से पहले फ्रिस उस लड़के को कहता है कि वहाँ जंगल में जो हुआ है तुम किसी को कुछ भी मत बताना, वरना कैप्टन हम दोनों को सूली पे लटका देगा। दरअसल वहाँ कैप्टन और बाकी लोग उन दोनों से पहले ही पहुंच चुका होता है। कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को $100 का कैश देता है, लेकिन वो लड़का कैश नहीं लेता है और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। दरअसल उस लड़के को अपने गलती का एहसास हो रहा था कि हमने जो किया है वो हमें नहीं करना चाहिए था। और फिर फ्रिस उस लड़के का पैसा भी ले लेता है और कैप्टन से कहता है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ है इससे वो बहुत सदमे में है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लास उस आदमी के साथ होता है जिसने उसको खाना दिया था। वो दोनों एक बर्फीला जगह पे रात गुजार रहा था। ग्लास का घाव सर रहा था और वो ठंड से बेहोश हो गया था। तब वो आदमी उसके घाव में कुछ जड़ी बूटी लगाते हैं और एक हट बना के उसे पूरा ढक देता है और फिर उसके सामने आग लगा देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। अगली सुबह ग्लास को होश आता है और वो देखता है कि वो इंसान कहीं पे भी नहीं था। ग्लास उसे ढूंढने लगता है और थोड़ी आगे जाके देखता है कि किसी ने उसको मार के एक पेड़ में लटका दिया था। ये फ्रेंचाइजियों का काम होता है। ग्लास और थोड़ा आगे जाके देखता है कि सामने फ्रेंचाइजी लोगों का डेरा है। ग्लास उन लोगों की घोड़े तक पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ एक फ्रेंचाइजी आदमी एक लड़की का रेप कर रहा है। तब ग्लास उस लड़की को बचाता है और उस फ्रेंचाइजी को मार के उसका गन लेके भागता है। वहाँ से भागने के बाद ग्लास एक पेड़ के नीचे रात गुजारता है। अगली सुबह ग्लास की नींद टूटने से पहले आदिवासिया उस तक पहुँच जाता है। ग्लास नींद से जागते ही देखता है कि आदिवासिया उसके बहुत नजदीक आ चुका है। तब वो वहाँ 2-3 आदिवासियों को गोली मार के वहाँ से घोड़े में सवार होकर भागने लगता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो खाल वहाँ रह जाता है जिसे ओढ़ के ग्लास इतने दिन तक ठंड से बचता आया है। ग्लास घोड़े में सवार होकर भागता है और आदिवासिया उसके पीछे पीछे भागता है। कुछ दूर जाते ही ग्लास के सामने एक खाई आता है। वो अब पीछे नहीं जा सकता था क्योंकि पीछे आदिवासिया थी और आदिवासिया उसे मार देगा। और फिर वो घोड़े को लेकर ऊपर से खाई में गिर जाता है क्योंकि इसके सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। खाई में गिरने से वो घोड़ा मर जाता है, लेकिन ग्लास बच जाता है। खाई में गिरने से ग्लास बेहोश हो जाता है और वहाँ उसे होश आने में शाम हो जाता है। वहाँ बहुत ही ठंड था और बर्फबारी हो रहा था। वो समझ जाता है कि अब ठंड उसे मार देगा क्योंकि जिस खाल को ओढ़ के वो इतने दिनों तक ठंड से बचता आया है वो तो वहाँ ही रह चुका है। तब ग्लास घोड़े के पेट को फाड़ के उसके अंदर से सारी आंतड़ियाँ निकाल के घोड़े की पेट के अंदर समा जाता है और वहाँ पूरी रात गुजारता है क्योंकि उसे पता था कि ये ठंड उसका जान ले लेगा। अगले दिन सुबह वो अपना सफर शुरू करता है। दूसरी तरफ कैंप पे यानी कि कैप्टन
दिन फ्रिज और बाकी लोग जहाँ रहता था वहाँ एक अजनबी आता है और उनसे कुछ खाना मांगता है। तब कैप्टन खाने के बदले उससे कुछ पैसा मांगता है। उस अजनबी के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, इसलिए वो अपना कुछ चीजें उनको दे देता है और उन्हें एक बोतल भी देता है। ये वही बोतल होता है जो आते वक्त फ्रिज और हॉक के साथ ग्लास के पास रहने वाले वो तीसरा लड़का ग्लास के ऊपर छोड़ के आया था। वो लड़का उस बोतल को देख के उस अजनबी से पूछता है कि ये बोतल तुम्हें कहाँ मिला। तब वो अजनबी कहता है कि यहाँ से 30 मील दूरी पर किसी का गिर गया था और मैंने उठा लिया। वो लड़का सोचता है कि हॉक ने ये बोतल वहाँ से उठाया होगा और फिर कैप्टन बाकी टीम मेंबर्स के साथ हॉक को ढूंढने के लिए रवाना होता है। लेकिन फ्रिज समझ जाता है कि होना हो ग्लास अभी जिंदा है। जब सब लोग हॉक को ढूंढने के लिए उस जगह जाता है जहाँ उस अजनबी को बोतल मिला था, वहाँ उन्हें ग्लास मिलता है। ग्लास को देख के कैप्टन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि फ्रिज और वो लड़का बोला था कि ग्लास मर चुका है। तब कैप्टन उस लड़के को बंदी बना लेता है और कैंप में जाके फ्रिज को ढूंढने लगता है, लेकिन फ्रिज कैंप में कहीं नहीं मिलता है। तब कैप्टन अपने रूम में जाके देखता है कि फ्रिज कैप्टन के रूम के तिजोरी तोड़ के सारा पैसा लेके भाग गया है। तब कैप्टन फ्रिज को ढूंढने के लिए जा रहा होता है और ग्लास भी कैप्टन के साथ जाना चाहता है। ग्लास कैप्टन को ये बता देता है कि फ्रिज ने उसके बेटे का मर्डर किया है। वो ये भी कहता है कि वो लड़का जिसे कैप्टन ने बंदी बनाया है उसका कोई भी कसूर नहीं है, फ्रिज ने उसे भी झूठ बोला था। तब ग्लास और कैप्टन फ्रिज को ढूंढने के लिए जाता है। वो दोनों फ्रिज की घोड़े की पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे थे और एक जगह आके उसकी घोड़े की पैर के निशान गायब हो जाता है। तब कैप्टन और ग्लास अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगता है और फिर तब फ्रिज एक पत्थर के पीछे से निकल के कैप्टन को गन पॉइंट ले लेता है। कैप्टन फ्रिज को कहता है कि तुम्हारे ऊपर कत्ल का मुकदमा है, तुम मेरे साथ चलो। तब फ्रिज कैप्टन को शूट कर देता है जिससे कैप्टन घोड़े से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। गोली का आवाज सुनकर ग्लास भी इसी तरफ आता है और देखता है कि कैप्टन का डेथ हो चुका है। तब ग्लास एक लकड़ी के टहनी को तोड़ के कैप्टन के पीठ में डाल देता है और कैप्टन को अपने घोड़े के ऊपर सीधा बैठा देता है और पीछे कैप्टन के घोड़े पर ग्लास एक लाश की तरह लेटा रहता है। फ्रिज दूर से देखकर कैप्टन को ग्लास समझ के उसके ऊपर गोली चला देता है जिससे कैप्टन घोड़े से नीचे गिर जाता है। और फ्रिज जब उसके पास आता है और उसका मुंह को पलट के देखता है तब उसे पता चलता है ये ग्लास नहीं बल्कि कैप्टन है। और तभी पीछे के घोड़े से ग्लास फ्रिज के ऊपर गोली चला देता है जो कि फ्रिज के कंधों पे जा लगती है। फ्रिज वहाँ से भागने लगता है और पीछे पीछे ग्लास भी भागने लगता है। फिर वो दोनों भागते हुए एक नदी के किनारे पहुँचता है जहाँ उन दोनों में बहुत तगड़ा मुकाबला होता है जिसमें दोनों ही घायल हो जाता है। और तभी नदी के दूसरे किनारे में उन आदिवासियों को देखते हैं जिन्होंने जंगल में उन लोगों के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लास फ्रिज को मारने वाला होता है कि तभी ग्लास को उस आदमी का एक बात याद आता है जिसने नदी के किनारे पे ग्लास को खाना दिया था। उसने ग्लास से कहा था कि प्रतिशोध लेना ईश्वर के हाथ में है। और तब ग्लास फ्रिज को नदी की पानी में छोड़ देता है। फ्रिज तब नदी की पानी में बह के उस पार चले जाते हैं और आदिवासियां उसे पकड़ के मार देता है। और फिर आदिवासियां नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं, लेकिन वो लोग ग्लास को नहीं मारते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी मिल चुकी होती है। दरअसल ग्लास ने जिस लड़की को फ्रेंचाइजी लोगों से बचाया था वही उन लोगों की सरदार की बेटी होती है और इसलिए आदिवासियां ग्लास की शुक्रगुजार होती है और ग्लास को कुछ भी नहीं करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लास बहुत ही इंजर्ड होता है। ग्लास को अपनी वाइफ की आत्मा दिखाई देता है और उसकी आंखों में आंसू होता है और यही पे इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे मूवीज के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।